नमस्कार। शुरुआत करेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन की। वेव्स एंड ऑसिलेशन को समझने के लिए जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, आप इस चीज़ को समझिए। देखिए किसी भी वेव को पैदा होने के लिए जो सबसे ज़रूरी कंडीशन है वो है ऑसिलेशन। बिना ऑसिलेशन के कभी भी कोई वेव पैदा नहीं हो सकती। इट मीन्स अगर मैं पानी पे पत्थर मारूं और पानी में वेव्स बनती हैं तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करेंगे, तब जाके वाटर में एक वेव पैदा होगी। अगर मैं एक स्ट्रिंग पे मारूं तो स्ट्रिंग के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, तब जाके स्ट्रिंग में एक वेव पैदा होगी। कुल मिला के सिचुएशन ये है कि जब तक कोई पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा तब तक कोई वेव जनरेट नहीं होगी। तो ये तो बात है मैकेनिकल वेव्स की। अब ऐसे में एक सवाल पैदा होता है। देखिए सवाल क्या पैदा होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में भी ट्रैवल करती है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं स्पेस तो एकदम वैक्यूम है, स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं होता। तो ऐसे केस में स्पेस में क्या चीज़ ऑसिलेट करती है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में भी ट्रैवल करती है? इसका जवाब आप मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आने वाले वीडियोस में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। तो फिलहाल बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स की। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाटर की एक सबसे ऊपर की सरफेस है, तो ये एक रुका हुआ पानी है, जैसे कहीं पे कोई झील या तालाब मान लीजिए, और ये सबसे ऊपर की उसकी सरफेस है। अब मैं इसके कुछ पार्टिकल्स को कंसिडर करूँगा। जैसे सपोज़ करिए मैंने ये पार्टिकल कंसिडर किए, जैसे ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, सी पार्टिकल, इस तरीके से ए डैश पार्टिकल, बी डैश पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि ये जो सरफेस है ये वाटर के पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, तो कुछ पार्टिकल्स मैं कंसिडर कर लेता हूँ। तो अब देखिए होगा क्या। सपोज़ करिए यहाँ से मैंने एक पत्थर मारा, इस पे एक पत्थर मारा, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, जब इस पत्थर को मैंने रुके हुए पानी पे मारा, सपोज़ करिए इस पार्टिकल से पत्थर टकराया, तो ऐसे केस में होगा क्या, ये वाला पार्टिकल अपनी जगह से कुछ नीचे तक डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, क्यों डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि इस पार्टिकल को इस पत्थर से एनर्जी मिली, और एनर्जी मिलने से ये पार्टिकल नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुआ। अब जब ये पार्टिकल अपनी पोजीशन में वापस आएगा बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, जब ये अपनी पोजीशन पे वापस आएगा तो ये अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को शिफ्ट करेगा। इसने अपनी एनर्जी इस पार्टिकल को शिफ्ट की और ये पार्टिकल ऊपर की तरफ चले गया, ठीक है। ऊपर को जाने के बाद ये पार्टिकल आएगा अपनी पोजीशन की तरफ, और ये पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका होगा, और ये पार्टिकल यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, पत्थर मार के इस पार्टिकल को एनर्जी दी गई, ये पार्टिकल नीचे की तरफ आया, जिस दौरान ये अपनी पोजीशन पर वापस जाएगा, अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को शिफ्ट करेगा और दूसरा पार्टिकल ऊपर को चले गया। जिस दौरान ये पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा, अपनी एनर्जी तीसरे पार्टिकल को शिफ्ट करेगा और ये पार्टिकल नीचे की तरफ चले गया। अब अगर मैं इन सारे पार्टिकल्स को इस तरीके से जोड़ दूँ तो अपने आप में क्या हो जाएगी, एक वेव पैदा हो जाएगी। तो हुआ क्या, देखिए ये पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। ये पार्टिकल भी अपनी पोजीशन पे ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। वैसे ये पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे जाएगा। मीन्स कि ये सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ये सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करना स्टार्ट हो गए तो एनर्जी का ट्रांसमिशन हुआ एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। तो अब सिचुएशन क्या बनी, देखिए जो ट्रांसमिशन हुआ वो एनर्जी का ट्रांसमिशन हुआ एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, और जो पार्टिकल्स थे वो अपनी पोजीशन पे रहे और ऑसिलेट करने लगे, ठीक है। तो कभी भी याद रखिए जब कोई वेव जनरेट होती है तो इसमें होता क्या है कि मास अपनी जगह में फिक्स रहता है, अपनी जगह में सिर्फ ऑसिलेट करेगा, ठीक है। मास अपनी जगह में फिक्स रहेगा, केवल एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। ठीक कुछ इस तरीके से, जैसे सपोज करिए ये हमारे देश का फ्लैग है, ठीक है। इस तरीके से कुछ ये हमारे देश का झंडा है,
और इसमें एक वेव आपको दिखाई दे रही होगी। ये झंडा जब लहराएगा तो इसमें एक वेव बनेगी, बीच में ये एक ठीक है, जो हमारा झंडे के बीच में जो चक्र है इसको मान लीजिए। अब देखिए जब ये झंडा लहराएगा तो वेव बनेगी, और वेव बनेगी तो एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाएगी। मास ट्रेवल नहीं करेगा, मास अपनी जगह में रहेगा। सपोज करिए अगर मास ट्रेवल करता तो क्या होता, एक वेव बनती और ये चक्र झंडे से निकल के बाहर चले जाता। तो बोलने का मतलब क्या है, मास अपनी जगह में फिक्स रहेगा, ऑसिलेट करेगा, केवल एनर्जी क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी, और इस तरीके से एक वेव पैदा होगी। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या बनी, ओवरऑल सिचुएशन ये बनी कि कोई भी वेव है क्या, देखो एनर्जी का तो ट्रांसमिशन है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एनर्जी का ट्रांसमिशन हुआ। तो वेव क्या है, वेव सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसमिशन है। जब एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसमिट होती है तो हम उसको बोलते हैं कि ये एक वेव जनरेट हो चुकी है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे को कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, आगे के वीडियोस में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने कवर करने हैं। ठीक है, तो वेव से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहली चीज आती है एम्पलीट्यूड। देखिए ऑसिलेशन आप समझ गए होंगे, जब कोई एक पार्टिकल अपनी पोजीशन में बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा या फिर अप एंड डाउन मोशन करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन। ठीक है, ये जो ऑसिलेशन है वो एंगुलर भी हो सकता है, ठीक, लीनियर भी हो सकता है। तो फिलहाल तो मैं लीनियर ऑसिलेशन की यहाँ पे को बात करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ आती है एम्पलीट्यूड। किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, हिंदी में इसको आयाम बोला जाता है। ठीक है, आयाम या फिर एम्पलीट्यूड। तो देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे सपोज करिए एक पेंडुलम है, मीन्स कि एक पतले से वायर पे, एक धागे पे मैंने एक पत्थर बांध दिया है, तो एक पेंडुलम का काम करेगा। इस पेंडुलम को पकड़ के मैंने थोड़ा आगे तक खींचा, यहाँ तक मैं इसको लेकर आया। ठीक है, तो सपोज करिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ x के बराबर। देखिए मैंने मैक्सिमम इस पार्टिकल को यहाँ तक खींचा है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने मैक्सिमम यहाँ तक खींचा है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है x इक्वस टू मैं a मान लेता हूँ, और यहाँ लाके मैं इसको छोड़ दूंगा। अब यहाँ लाके अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये पहले अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर कुछ आगे तक जाएगा, फिर अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर कुछ आगे तक जाएगा। दूसरे राउंड में ये उतना आगे तक नहीं जाएगा जितना मैं इसको पहले राउंड में खींच के ले जा चुका हूँ। ठीक है, फिर अपनी पोजीशन में आएगा, फिर आगे जाएगा। इस तरीके से ऑसिलेट करता करता ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है धीरे धीरे कम होते जाएगा और एक वक्त बाद ये रुक जाएगा। तो देखिए मैक्सिमम में इसको यहाँ तक खींच के ले गया। तो देखिए जितना किसी पॉइंट पे, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये अपनी पोजीशन से आगे पीछे जाएगा, उसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होगा तो उसको बोला जाएगा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी भी वेव में जब पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो उस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाएगा। देखिए मान लीजिए किसी टाइम पे ये इतना शिफ्ट हुआ, केवल यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि वो ठीक है ऑसिलेट करते करते उसका एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, तो t टाइम पे अगर ये यहाँ पे को पहुँचा है तो t टाइम पे ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये मैक्सिमम कितना था, मैक्सिमम ये इतना था। मान लीजिए जैसे सपोज करिए मैं लीनियर डिस्टेंस लेता हूँ अभी, ठीक है, खाली एग्जांपल समझने के लिए। ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड है, सॉरी 2 सेंटीमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है, और 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यही होगा हमारा एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये था एम्पलीट्यूड। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड के बाद आएगा इसकी फ्रीक्वेंसी। देखिए अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हुआ क्या, ये जो पेंडुलम था
इस पेंडुलम को मैं खींच के यहाँ तक ले गया, फिर यहाँ ले जाके मैंने छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से ऑसिलेट करने लगेगा। अब देखिए 1 सेकंड में ये जितनी बार यहाँ से यहाँ आएगा और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो जितनी बार ये कंप्लीट राउंड करेगा वो इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से अपनी पोजीशन से ऐसे आगे पीछे हिलाऊं, तो 1 सेकंड में जितनी बार आगे पीछे जाएगा वो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको न्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों के समझ में आ रही होंगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है, 10th 11th में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। फ़िलहाल वीडियो को मैंने स्टार्टिंग से बनाना है, तो ठीक है, आगे आने वाली चीज़ें अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा। ये आई फ्रीक्वेंसी के बाद मैं बात करूँगा फेज़। देखिए फेज़ को समझना थोड़ा अटपटा सा लगता है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जितना इजी हो सके उतना इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ कि फेज़ क्या है। देखिए मैं 2 वेव कंसिडर करता हूँ, फ़िलहाल मैं 2 वेव की बात कर रहा हूँ। वैसे अगर एक्चुअली फेज़ को समझना है तो फिर मैंने एक वेव पे अलग अलग पार्टिकल्स की डायरेक्शन और उनकी मोशन को कंसिडर करना होगा। तो देखिए, लेकिन अगर मैं एक पॉइंट पे किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी अलग अलग पार्टिकल की डायरेक्शन और मोशन को कंसिडर करके फेज़ को समझाने की कोशिश करूँगा, तो मे भी हो सकता है बहुत से लोग इसको कैच ना कर पाएँ। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम ईजी लैंग्वेज में आपके समझ में आ जाए। देखिए सपोज़ करिए 2 वेव हैं, एक वेव कुछ इस तरीके से चल रही है और दूसरी वेव कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। तो ये है ए वेव और ये है बी वेव। अब ये जो बी वेव है ये 90 डिग्री फेज़ आगे से चल रही है। ठीक है, तो देखिए फेज़ है क्या, 2 वेव्स के बीच में जो गैप है। अब ये जो गैप हमने लिया है ये डिग्री में लिया है। ठीक, कुछ इस तरीके से, जैसे 2 पर्सन हैं ए और बी, ये किसी एक पॉइंट के चारों तरफ इस तरीके से गोल गोल करके घूम रहे हैं। ठीक, अब होगा क्या, मान लीजिए बी वाला जो पर्सन है वो ए वाले पर्सन से आगे चल रहा है। अब देखिए ये तो गोल गोल करके घूम रहे हैं ना, अगर लीनियर मोशन में होते, अगर ए वाला पर्सन इधर को जा रहा होता और बी वाला पर्सन भी इधर ही को जा रहा होता, तो बी वाला पर्सन थोड़ा आगे है ए वाले पर्सन से, तो कितनी डिस्टेंस आगे है, मान लीजिए ये 1 मीटर की डिस्टेंस में आगे चल रहा है। तो मैं क्या बोलता है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का कितना गैप है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का गैप है 1 मीटर। तो ये तो आसानी से समझ में आ जाता। अब इन केस अगर ये गोल गोल करके घूम रहे हैं, तो ऐसे केस में होगा क्या, अब मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना लेके मैं लूँगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मैं बताऊँगा कि बी वाला पर्सन ए वाले पर्सन से कितना डिग्री आगे चल रहा है या फिर कितना डिग्री ए वाला बी वाले से पीछे चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पे को जो मेज़रमेंट होगा वो मैं एंगल पे लूँगा। तो सपोज़ करिए इन दोनों के बीच में जो एंगल का गैप है, ठीक है, ये है सपोज़ करिए 30 डिग्री। तो अब मैं क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि ये जो बी वाला पर्सन है वो ए वाले पर्सन से 30 डिग्री आगे चल रहा है। अब उसको मैंने ऐसे दिखा रखा है कि ये जो बी वाला पर्सन है, बी वाला पार्टिकल है, ये ए वाले से 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में फेज़ कितना हुआ, 90 डिग्री का। तो आम भाषा में सिंपली अगर मैं इसको बोलूं तो ये डिस्प्लेसमेंट है जिसको हमने एंगल के टर्म्स पे नापा है। ठीक, और अगर मैं इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हर पार्टिकल की पोजीशन और डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी पोजीशन और डायरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, फेज़ बोलते हैं। इनके बीच का जो गैप होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फेज़ बोलेंगे। और अगर वैसे समझ में ना आए तो आप इस तरीके से समझिए कि 2 लोग, ठीक है, राउंड में चल रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि बी वाला ए वाले से 30 डिग्री आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फेज़ होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री का फेज़ होगा। तो इस तरीके से हमने 3 चीज़ों को समझा। अब देखिए इन 3 चीज़ों को समझने के बाद
हम एक वेव की इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि देखिए फिजिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी चीज़ थ्योरेटिकली पढ़ते हैं उसको मैथमेटिकली हमने एक्सप्रेस करना होता है। तो अब एक वेव इक्वेशन, हम एक जनरल वेव इक्वेशन बनाएंगे। देखिए मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट को मैं कितना मान लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को मैं y मान लेता हूँ, एम्पलीट्यूड को मैं कितना मान लेता हूँ, a मान लेता हूँ, फेज में मान लेता हूँ फाई, और किसी इंस्टेंट पे जो टाइम है उसको मैं ले लेता हूँ t, टाइम एट एनी इंस्टेंट, और ओमेगा ले लेता हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ जो वेव की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इक्वस टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, ये बनती है किसी भी वेव की इक्वेशन। ये इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि हमने जितना काम करना होगा इसी इक्वेशन पे हमने काम करना होगा। और ये इक्वेशन किस तरीके से बनती है ये आप लोगों ने 11th में अच्छे से पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे कोई एक सवाल पैदा होता है कि ये जो इक्वेशन बनाई वो केवल साइन या फिर कॉस में ही क्यों बनती है, ये टेन में भी तो बन सकती थी, ये कॉट में भी बन सकती थी। ठीक है, इसको हमने साइन या फिर कॉस पे क्यों बनाया? देखिए बड़ा सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि ये जो साइन और कॉस है, साइन और कॉस की वैल्यू देखिए मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जाएगी +1 और मिनिमम जाएगी -1। इनकी वैल्यूज़ 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करती है। और मैंने बोला था कि बिना ऑसिलेशन के कभी भी कोई वेव जनरेट नहीं हो सकती। तो साइन और कॉस की वैल्यू +1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करती है। इसी वजह से जो हमने वेव इक्वेशन बनाई उसमें साइन और कॉस का ही जिक्र किया। तो ये बनती है y इक्वस टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, एक वेव की इक्वेशन। तो एक वेव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आया होगा। इस वेव की हम लोग तैयार करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन अगले वीडियो में। डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में तैयार करेंगे। मिलते हैं।